हेलो। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर से आपके सामने मुखातिब हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे 6 अगस्त को जो 1945 के अंदर जापान की के शहर हिरोशिमा पर जो अणु बम गिरा, उसके संदर्भ में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे वो अणु बम आज तक वहाँ के लोगों को परेशानी में डाले हुए है। और जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं और इन हथियारों का जिस तरह से उपयोग हो रहा है, वो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक है। और अगर ये युद्ध नहीं रुके और अगर ये एटॉमिक पावर जो है अणु बम, अगर इसका कहीं पे भी उपयोग हो गया, जिसकी बहुत संभावना बढ़ गई है, तो देश में मतलब पूरे विश्व में विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हो सकता है कुछ लोग जो शेल्टर्स बनाए हैं उसमें बच जाएं, लेकिन वो भी काम करने लायक नहीं होंगे। और क्या करेंगे जब सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी? तो वो लोग बचने के बाद भी नया संसार बनाना पड़ेगा, और जो नया संसार बनेगा उसमें शायद ये हथियार अवेलेबल ही नहीं हो। तो हमारा कहना ये है कि इस हथियारों की होड़ से हमको दूर रहना चाहिए, हमको ही नहीं सारे विश्व को दूर रहना चाहिए, और एक निशस्त्रीकरण करना चाहिए। पहले तो यूएनओ था जो निशस्त्रीकरण की बात भी करता था, अब तो वो बातें भी ख़त्म हो गई है। तो 6 अगस्त 1945 की को स्मरण करते हुए और उस बम से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। अब मेरे साथ हैं आज मन्नाराम जी डांगी, वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं, और पर्यावरण पे काफ़ी काम करते हैं, और इनका जो है गांव में भी काफ़ी काम है। आपको ध्यान हो तो कोई 41 साल पहले बिछड़ी का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें वो पानी बिल्कुल ख़राब हो गया था, लाल कोको कोला जैसा पानी हो गया था सारे कुओं में। इसकी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला लेके आए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो फैसला अभी तक भी लागू नहीं हो सका है, क्योंकि कलेक्टर और ये सारे लोग उसको लागू करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से रेत का जो अवैध खनन है उसके ऊपर भी आपने काफ़ी यात्राएं की, चर्चा की और मीटिंगें भी की। मैं भी गया था 1-2 मीटिंग में और पूरी यात्रा में। और इसी तरह से अवैध माइनिंग के मामले में भी आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए। तो मैं चाहता हूं कि आज वो इस विषय पर 6 अगस्त को मन्नाराम जी डांगी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली होने वाली है उदयपुर के अंदर। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये इस रैली का ये क्यों आया कि इसको इस दिन रैली करनी चाहिए, और इस रैली में क्या प्रभाव होंगे, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मैं मन्नाराम जी डांगी से इस बारे में बात करूंगा, आप लोग इस वार्ता को सुने। उसके पहले कि मैं मन्नाराम जी को ये माइक थमाऊं, मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो इनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं अब मन्नाराम जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस मेरी बात को मेरे निवेदन को सुनकर आप हमारे यहाँ पधारे और इस वार्ता को देने के लिए
अ, तो मैं अब आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस रैली के बारे में, युद्ध के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो भी आप चाहें 10 मिनट। मैं हिम्मत सिंह सेठ साहब का आभारी हूँ और ये इस एजेंडे को पूरी मानव जाति से जुड़े हुए संकट को और पर्यावरण के संकट को और सामाजिक जितने भी मसले हैं उसको ये अपने इस प्रोग्राम के जरिए उठा रहे हैं लगातार। जो विषय आज उन्होंने रखा है वो पूरी मानव जाति और जीव जगत से जुड़ा हुआ है। जो परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो 6 अगस्त 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा था और जापान की फौजों ने सरेंडर कर दिया था, ऐसे मौके पर अमेरिका ने अपनी दुनिया में महाशक्ति के तौर पे दबदबा कायम करने के लिए निहत्थे निर्दोष लोगों पर हिरोशिमा शहर पे बम का परीक्षण किया, परमाणु बम का, और उसमें जो संख्या आई है 1,30,000 लोग मर गए और उसके बाद लाखों लोग लगातार वहाँ की जो विकिरण हुई उससे प्रभावित हुए। उसके बाद यूएनओ का जो गठन हुआ वो वर्ल्ड पीस के लिए हुआ, विश्व शांति के लिए हुआ और उस पर जो भी उस समय की जो परिस्थिति थी उसके मुताबिक जो भी एजेंडा बना, उसके एजेंडे के सकारात्मक पहलू भी हैं कि एक दुनिया को नई दिशा मिले, लेकिन उसमें जो भी पावरफुल शक्तियां रही है उन्होंने सुरक्षा परिषद के जरिए वीटो पावर लेकर के और परमाणु हथियारों का जो उस समय जो दुनिया दो गुटों में बंट गई थी, रूस का गुट और अमेरिका का गुट, और एक शीत युद्ध का सिलसिला पूरे 40 सालों तक चलता रहा और परमाणु बम बनाने का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। और ये 1985 और 90 के बीच में रूस के नेता गोर्बाचेव और उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उस समय समझौता करके उसमें स्टार वार अमेरिका ने शुरू कर दिया था। तो उस समय स्थिति ये बनी कि ये परमाणु युद्ध दुनिया में तीसरा परमाणु युद्ध होने का खतरा पैदा हुआ। उसमें हालांकि रूस टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया था, लेकिन दुनिया को युद्ध से बचाने की परिस्थिति जो थी वो उनके स्टैंड से, और उसमें 35% हथियारों की जो होड़ थी वो कम करने की संधि हुई, फैसला हुआ और शीत युद्ध का एक तरह से अंत हुआ। लेकिन उसके बाद अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन बन गया पूरा, एक महाशक्ति के तौर पे, और लगातार जहाँ भी दुनिया में जो स्थानीय लोगों के झगड़े हैं या लोगों की समस्याएं थी, जहाँ लोग लड़ते हैं, राजनीतिक तौर पे लड़ते हैं, उनकी मांगों के लिए लड़ते हैं, तो उनको दबाने के लिए वहाँ की सरकारों को भी गलत तरीके से हथियारों की होड़ का सिलसिला, हथियार बेचने का सिलसिला जारी रहा। तो ये जो मसला है परमाणु हथियारों का, आज की तारीख में 10 देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और 15,000 से अधिक परमाणु हथियार धरती पर हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धरती को 100 बार ख़त्म कर सकते हैं। इतनी ताकत के परमाणु बम पड़े हुए हैं और पिछले 2 सालों से युद्ध दुनिया में चल रहा है हमें रूस और यूक्रेन के बीच में, और अब गाजा पट्टी का जो भी स्थिति बनी है वहाँ भी हज़ारों लोगों को मार दिया है और अब हमास के लीडर को भी मार दिया है। तो वहाँ पूरा तनाव बना हुआ है, पूरी दुनिया में तनाव में स्थिति बनी हुई है। तो शांति के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी यूएनओ के जरिए, वो खुद ही शांति को भंग करने के सबसे बड़े खतरनाक शक्तियाँ साबित हो रही है। और उसमें जो अमेरिका का जो रोल है वो सबसे ही मानव जाति के लिए और पूरे पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए, जीव जगत के लिए उसका जो स्टैंड रहा है अभी तक का, वो बिल्कुल नकारात्मक रहा है, अब भी नकारात्मक है। और पिछले 70 सालों में जो भी घटनाएं घटी है, मुख्य रूप से जो युद्ध हुए हैं या आतंकवादी घटनाएं हुई है, वो सारी घटनाओं के पीछे जो हथियारों
का उत्पादन करने वाली जो लॉबी हैं, वो ट्रेनिंग देने वाले भी वही हैं, हथियार सप्लाई करने वाले भी वही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़े जो आतंकवादी हैं वो परमाणु हथियारों से जो लेस हैं, वही सबसे बड़े आतंकवादी हैं मानव जाति के लिए। और जिनको ये आतंकवादी कहते हैं, उनको हथियार देने वाले भी वही हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले भी वही हैं, और उनको यूज़ करने वाले भी वही हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी मानव जाति को आज जो सबसे बड़ा जो खतरा आया हुआ है, पूरे जीव जगत को आया हुआ, वो पर्यावरण का आया हुआ है। और पर्यावरणीय संकट जो है ये मानवीय संकट है, ये कोई कुदरती संकट नहीं है। पिछले 200 सालों में जो प्रक्रिया रही है विकास की, वो विकास की प्रक्रिया मौत की तरफ ले गई है, सुसाइडल पूरा सिस्टम हो गया है। और अभी जो लेटेस्ट खबर है वो धरती बुखार में है, ये कई अखबारों में भी छपा है। और यूरोप की जो संस्था है कोपरनिकस, उन्होंने जो अभी लेटेस्ट खबर दी है कि जुलाई में जो टेम्परेचर रहा है, तो धरती का औसत टेम्परेचर 17 डिग्री से भी ऊपर आ गया, और 1964 में 15 डिग्री था। तो इसका मतलब एक धरती लगभग 1.64 डिग्री सेल्सियस बुखार में है। तो ये स्थिति का प्रभाव जो है पूरे बायो लाइफ पर हो रहा है, जीव जगत पे हो रहा है। समुद्रों का पानी, ध्रुवों का पानी, बर्फ़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो बर्फीले क्षेत्र हैं हिमालय जैसे दूसरे, उनकी बर्फ़ कम हो रही है, ग्लेशियर कम कर रहे हैं। तो पानी का संकट भी एक फैटल संकट आया हुआ है मानव जाति के सामने, जीव जगत के सामने। और पर्यावरण का संकट, ग्लोबल वार्मिंग को, अब ग्लोबल वार्मिंग नहीं रहा, वो ग्लोबल बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। और 2015 में उन्होंने पेरिस में जो समझौता किया, उस समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा। जो पैसा, जो इसके लिए दोषी हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उसका भी हिसाब साइंटिस्टों ने निकाला और सबके सामने रखा। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन कितना जिम्मेदार है, ये सारा हिसाब निकाल करके पूरी जनता के सामने, मानव जाति के सामने रखा। लेकिन सभी राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय एजेंडे को पहले नंबर पे रख करके पूरी मानव जाति और जीव जगत को खतरे में डाले हुए। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि बचाने का मुख्य दरवाज़ा बंद हो चुका है और एक खिड़की खुली है, वो जो बंद होने जा रही है। और सिर्फ 2 वर्ष का समय रहा है, उस 2 वर्ष के समय में मानव जाति अगर मिल करके अगर बचने का कोई रास्ता, सार्थक रास्ता बनाती है तो ठीक, उसके बाद मानव जाति के हाथ से स्थिति निकल जाएगी। ये फाइंडिंग दुनिया के वैज्ञानिकों की है, जो 15,000 वैज्ञानिक हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और सरकारी तौर पे यूएनओ के जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनकी भी 6ठी जो रिपोर्ट आई है, उस 6ठी रिपोर्ट में ये कहा है कि धरती पे भागने और बचने की कोई जगह नहीं। तो जो हिरोशिमा दिवस का जो है, उस पर पूरे शांतिप्रिय दुनिया के जो देश है, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड पीस चाहते हैं, वो उस घटना को इसलिए इंडोर्स करते हैं कि वो जो घटना है, फिर दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं घटे जिसमें परमाणु बम का इस्तेमाल हो। और आज व्यापक भाईचारा चाहिए, पूरी दुनिया की एकता चाहिए। और एकता तभी हो सकती है कि जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जो अन्याय हो रहा है, वो अन्यायपूर्ण एजेंडे को डील किए बिना वर्ल्ड पीस भी नहीं हो सकती और एकता भी कायम नहीं हो सकती। इसलिए एक मानव जाति को एक नया एजेंडा चाहिए जो पर्यावरण के हित में जाए और मानव जाति के हित में जाए। और अभी चल रही जो व्यवस्था है, वो कॉरपोरेट व्यवस्था है, जो वो मौत की तरफ ले जा रही है। पूरी मानव जाति, जीव जगत को तेज़ी से मौत की तरफ ले जा रही है। ये हालात पैदा हो चुके हैं। तो हम उदयपुर के जो नागरिक संगठन हैं और जन संगठन हैं, हम सभी पिछले साल भी हमने ये 6 अगस्त को हमने रैली की थी। इस बार भी फैसला किया उदयपुर में जन चेतना के लिए, और विश्व नागरिक की हैसियत से हम इस एजेंडे को लगा रहे हैं। और गए साल हमने यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को भी हमने एक मेमोरेंडम भेजा था, और इस बार भी हम रैली उदयपुर में कर रहे हैं। तो सभी नागरिकों को, शांतिप्रिय नागरिकों को और चेतनशील नागरिकों से और आम जनता से भी अपील है कि वो रैली में भाग लें और इस संदेश को दुनिया के शांतिप्रिय लोगों को, दुनिया के लोगों के हित में, मानव जाति के हित में
और पर्यावरण के हित में इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। मैं हिम्मत जी सेठ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने ये आयोजन किया और ये थोड़ी वार्ता आपके सामने रखी। धन्यवाद। मित्रों, आपने सुना कि मन्नाराम जी ने सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, जिसमें आपको प्रकृति के बारे में, मानव जाति के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और युद्धों के बारे में, हथियारों के बारे में सारी जानकारी दी। और ख़ास तौर से जो परमाणु युद्ध है, ये आयुद्ध बन रहे हैं, इनका तो विरोध हम करते ही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि विश्व में अहिंसा से ही विश्व शांति हो सकती है और सारे मानवता का जो जिंदा रहना है या मानवता में बिना अन्याय के अगर आपको विश्व में अपनी व्यवस्था कायम करनी है तो हथियारों का कोई उपयोग नहीं है। हथियारों का उपयोग ही तभी होता है जब हमको जुल्म को और शोषण को कायम रखना होता है। अगर आप जुल्म और शोषण से विमुक्त हो जाते हैं तो हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ कबाड़ हो जाते हैं। तो ऐसी कबाड़ होने वाली चीज़ों को हम इकट्ठा न करें और धरती पे मानवता को जीवित रखने वाली जो लोगों के पास अनाज नहीं है, खाने को नहीं है, उन लोगों के लिए काम करें। देश के मतलब सारे लोग आगे बढ़ें, उसके लिए काम करें। रोटी रोजी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मकान है या स्वास्थ्य है, शिक्षा है और अच्छा जीवन है। उस अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए काम करें और विश्व में शांति स्थापित करें, अहिंसा स्थापित करें। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, ये गांधी जी ने भी कहा था, भगवान महावीर ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा और समता की बात तो नानक और कबीर ने भी कही, फूले ने कही, अंबेडकर ने कही। तो इसको जो है लोहिया ने कही, जेपी ने कही, इसको जो है हमको जारी रखना है और हमें एक ऐसा न्यायपूर्ण व्यवस्था बनानी है जिसमें हथियारों की कोई जगह नहीं हो और भाईचारा ही हो। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। उसके पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, तो आप दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए और अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस आयोजन में शामिल होकर के हमारे श्रोताओं को अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सेठ साहब। ठीक है। कला आ गई अब आपको। नहीं, अब ये जितने लोग सुनेंगे वो ठीक है, अपना क्या है, अपना तो वैसे ही बोलते तो है ही है सब जगह। नहीं, ठीक बोलते भी ठीक हो। इसमें एक बात जो भी आपने कही